जय श्री राम। असिंधु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। हमारी भारत माँ के इतिहास की सत्य असत्य की ये लड़ाई शुरू है। मित्रों, आज तक हमने ग्रीकों से लेके मध्ययुगीन खाना बदोश्त, तुर्की, अरबी, इथोपियन, उज़्बेक, यूरोपियन, मुगल को मैं असली नस्ल नहीं मानता, वो तो मिश्र नस्ल के लोग। ये जो आक्रांता है, इनका 2000 साल का सच्चा इतिहास आपके सामने हमने रखा है। विजयनगर, राजपूत और कारगिल का सत्य शेष है। मित्रों, आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अगर ये आक्रांता, चाटुकार, घिनौने वामपंथियों ने रचा जो झूठ है वो एआई में जा चुका है, उसको हमें चुनौती देनी है। अगर ये झूठा इतिहास एआई में सत्यापित हो गया तो भविष्य में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि एल्गोरिथम में ये हमारा इतिहास मिटाने का प्रयास शुरू है। आपसे अनुरोध है कि आप हमें जिंदा रखें। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बाजीराव के निधन के बाद अपने पिता के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सभी मराठा सरदार और पुत्र नाना तुताई जी जान से सभी लोग अपने काम में जुटे थे। 1740 के नवंबर में जब चिमाजी अप्पा का निधन हुआ तो नाना जैसे अनाथ हो गए थे पुत्र बाजीराव के, लेकिन बचपन से हमेशा चिमाजी अप्पा चाचा ने ही उन पर पुत्रवत प्रेम किया था, शिक्षा भी दी थी और सदैव वो अपने चाचा के साथ रहे थे। 1741, 42 और 1743 ये 3 साल मराठाओं ने कर्नाटक, त्रिचनापल्ली, बिहार में पटना, बंगाल में मेदिनीपुर, प्रयागराज, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रोहिलखंड, गुजरात, कोंकण, इन सभी क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जैसे सत्ता और वो चंचल लक्ष्मी, और तड़का क्या लगा? दरिंदे, अय्याश, घिनौने, इस्लामी आक्रांता से संग। अब ये 3 चीज एकत्रित आई तो कामांधता, अहंकार, लोभ, इन जैसे षड्रिपु का आगमन होना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में तो सिर्फ भजन था, ओवी था, पोवाड़ा था, शास्त्रीय संगीत की धुन सुनाई देती थी। 1744 में उसी मराठा दरबार में उत्तर की नर्तकियां दिखाई देने लगी। बाजीराव भी तवायफ जात से अछूते नहीं रहे। चंद्रसेन, दमाजी, कोल्हापुर का संभाजी, इन जैसों का विद्रोह विशुद्ध सत्ता के लिए था। इनमें ये बुराइयां, वो तो अहंकार और लालच था। होळकर, शिंदे, पवार और रघुजी भोसले जैसों ने अनीति से अब जर और जमीन को भी हथियाना चालू किया था। ये उनका ये जो मोह है ये नया था। आगे शाहू के निधन तक हिंदवी स्वराज्य ज्यादातर अपने अवगुणों से ही जूझता रहा है। उत्तर के इस्लामी नवाबों का वो ऐशो आराम, वो मदमस्त जिंदगी, वो कामांधता से यथेच्छ भरा आलसी जीवन का परिचय दिन ब दिन मराठाओं पे हावी होता गया।
नाना का हम उदाहरण ले लेते हैं। हिंगणे वकील थे, जैसे आप सब जानते हैं, जिनका दिल्ली में खून हुआ। हिंगणे वकील को नाना का एक लिखा हुआ पत्र है। उस पत्र में नाना कहते हैं, 2 लड़कियां आप खरीद के भिजवा दे, जो शुद्ध हो, हिंदू हो, खूबसूरत हो, नर्तन में पारंगत हो और 10-12 साल की उम्र हो। अब मित्रों, ये नया जो अवगुण है, जो हिंदू राष्ट्र निर्माण इस जैसे पवित्र कार्य में बाधा बनते गया है। नाना से आगे 1818 में दूसरे बाजीराव तक सभी पेशवा श्रृंगार रस के भोगता रहे और यही दुर्दैव है। अच्छा, ये हिंगणे वकील का उत्तर भी सुनो। हिंगणे वकील पत्र में लिखता है, आपका 11 जून 1743 का पत्र मिला। श्रीमंत के आज्ञानुसार सब होगा। ये वो पत्र में है। आगे और एक पत्र मिला है 1755 का। 1755 के पत्र में श्रीमंत की ये फरमाइश थी, तद्वत 5 लड़कियां बहुत तलाश करने के बाद मिली है। श्रीमंत को 2-3 जो भी अच्छी लगे दरबार में श्रीमंत रख लेना। हिंगणे वकील ने इसका खर्चा भी दिया है। सब इन सब चीज का खर्चा 1743 में 4000 रुपए हो गया था। शायद मस्तानी का ही वो क्या कहते हैं, मस्तानी का ही असर था कि बाजीराव की माता ने, गोपिकाबाई ने नाना साहब को भी, दोनों उसके दिल्ली अभियान की यात्रा में यात्रा के नाम पर नाना ने गोपिकाबाई को भेजा है। यही कारण था। यात्रा तो निमित्त था। मुझे तो लगता है कि बाजीराव की जो माता थी, अपने पोते को बहू के साथ भेजा है। और यही ये जो भेजने की ये जो कुरीति राधाबाई ने शुरू की है ना, इसका असर पानीपत के युद्ध में हमने देखा। पानीपत के युद्ध के दौरान सभी कुलीन स्त्रियां मराठाओं के साथ थी और ये बहुत बड़ी चूक हो गई। नाना भी शायद अपने शीघ्र को भी दादी से बचने के लिए और अपना खुद का पावित्र्य सिद्ध करने के लिए गोपिकाबाई के साथ दिल्ली अभियान में चली गए। जो भी हो, लेकिन ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी बाधा तो सिद्ध हुई ही है। अच्छा, गोपिकाबाई तो कर्मठ थी और उसके कर्मठ रीति रिवाज के अनुसार घर में या दरबार में ये नाचने वाली नर्तकियां जो थी, उनको मान्यता देना गोपिकाबाई के लिए असंभव था। उसकी शुद्ध धारणा उसने बताई है कि नृत्य सिर्फ भगवान के सामने मंदिर में ही हो सकता है। अब थोड़ी बात निकली है तो मैं बता दूं कि शायद धर्मांतरण करने के चक्कर में ये जो औरंग्या की बेटी थी, अब जायज़ थी नाजायज़ थी जो भी है, जेबुन्निसा, इस जेबुन्निसा ने धर्मांतरण के चक्कर में शाहू को दिल्ली में काफ़ी सारी छूट दी थी। शाहू कायदे से तो कैद में था, लेकिन शाहू 7,500 मनसबदार भी औरंग्या ने बनाया था। अच्छा, यही नहीं रुका, औरंग्या इतना पाताल यंत्री था कि शाहू को राजा की पदवी भी उसने प्रदान की थी। तो ये बताने का कारण ये है कि महाराष्ट्र में सातारा आने के बाद लगातार नृत्यांगना की तलाश में शाहू था। सिरोंचे गांव से 3 लड़कियां उसने शंकर राज बहादुर से सातारा मंगवाई थी दरबार में नाचने के लिए। खंडोजी मानकर को तो फरमान दिया था कि स्थानिक लड़कियों को ढूंढ के हमारे दरबार में पेश करो, लेकिन यहाँ तो मानकर को महाराष्ट्र में
एक भी ढंग की लड़की जो शाहू चाहता था वैसे नहीं मिली। भाई महाराष्ट्र में तो ऐसा रिवाज ही नहीं था। हमारे शास्त्रों में जितनी भी कलाएं 64 है 72 है जो भी है, जितनी भी कलाओं का उल्लेख है उसमें नृत्य कला भी है। अब नृत्य कला जो है उसका संदर्भ भक्ति मार्ग से जोड़ दिया गया। नृत्यांगना जरूर नृत्य सादर करती थी, लेकिन ज्यादातर कृष्ण लीला पे होती थी। जो गायक गाते थे वो रागों की चीजें आप देखिए, सारी बहुत सारी कृष्ण लीला पे ही ज्यादातर है, 99%। अभी याद आया वो, आज खेलो शाम संग होरी, पिचकारी रस भरी सोहन की आज के। अब ये जो चीज है ये भी कृष्ण लीला पे ही है। दरिंदे इस्लामियों ने मात्र ये नृत्य कला को कामुकता से जोड़ दिया। उत्तर भारत से जैसे जैसे महाराष्ट्र के संबंध बढ़े, हमारे मराठी सरदार भी कामुकता से प्रसन्न होने लगे। दुर्भाग्य है, लावणी ने तभी जन्म लिया। शाहू ने इन नर्तकियों को इनाम देना भी शुरू किया था। उदाहरण के तौर पे एक नूराबाई कोई थी। नूराबाई को चाहूर की जमीन इनाम में मिली थी। पीराबाई नाइकिन को उम्रत की जमीन इनाम में मिली थी। अमनाबाई को 20 बीघा जमीन मिली थी। सुल्तान नाइकिन को इनाम में भी उसने जमीन दी थी। तो शुरुआत तो मेरे ख्याल से शाहू ने की थी कि तवायफों को, नाचने वालियों को गांव में इनाम में जमीन देना। नाना का छोटा भाई जो था रघुनाथ राव, वो भी बड़ा रसिक था। उसने केशरी चपले की मां को 45 रुपए, अमीनाबाई को 30 रुपए, उमेदाबाई को 6 रुपए पगार पे नाचने के लिए रखा था। अगर आप चाहे तो एक पूरा एपिसोड मैं इनमें बना दूं। लेकिन ये भी बात अच्छी हो गई कि जितने सारे ये पोवाड़ा, लोक कलावंत, वादक, गायक, इन सबको, कीर्तनकार, शाहिर, इन सबको भी राजाश्रय मिला है। इससे ये एक बात अच्छी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। 1744 में नाना ने महाराष्ट्र के बाहर कोई बड़ी मुहिम नहीं निकाली है। कारण मैंने आपको बता दिए थे। 20 नवंबर 1744 से 1 अक्टूबर 1745, नवंबर 44 से अगस्त 45, ये 9 महीने फिर एक बार उत्तर की मुहिम में नाना व्यस्त रहे। इसमें भेलशा की लड़ाई का उल्लेख है। भेलशा की लड़ाई जिसे कहते हैं, सामान्यतः ये अपरिचित लड़ाई है, ये भी मैं बता दूं। 22 मार्च को मराठाओं ने भेलशा कब्जा किया। पिलाजीराव जाधव ने भोपाल के फैज मोहम्मद को संधि के लिए वहां पे मजबूर किया। इस संधि में मराठाओं के पास 15 तालुका तहसील की मक्तेदारी वहां पे मिल गई। महादेव हिंगणे वकील का युद्ध शिविर से लिखा एक पत्र है। हम भेलशा से लौटते हुए नवाब ने श्रीमंत को हाथी, घोड़ा, जेवरात, हीरे भेंट किए। वहां से मैं दिल्ली जाके बुंदेलखंड लौटा, जहां श्रीमंत से मेरी स्वयं मुलाकात हुई। दिल्ली की बादशाही अमीरों का विशेष एक संदेश है, उनकी विशेष श्रीमंत पे कृपा है। अब देखो, ये वाक्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की बादशाही अमीरों का एक विशेष श्रीमंत से प्रेम है, उनकी एक विशेष श्रीमंत पे कृपा है।
ग्वालियर के एक भालेराव गुरुजी थे। उनके पास उस भेलशाह लड़ाई जो थी, वो लड़ाई की जो संधि हुई थी मोमिन और पिलाजी में, वो संधि के असल दस्तावेज उनके पास उपलब्ध थे, जो उन्होंने सरदेसाई गुरुजी को उपलब्ध करा के दिए हैं, जो गुरुजी ने अपने पुस्तक में लिखे हैं। नाना ने यहाँ जरा ज्यादा इलाका अपने कब्जे में शायद लिया था, क्योंकि तुरंत सारों की वसूली की व्यवस्था लगाने में नाना जुट गए। नाना ने फिर यार मोहम्मद से संधि की, दतिया से संधि की। 2 मार्च 1745 को चंदेरी राज्य से भी नाना ने संधि की। 21 जून को सभा सिंह से भी माड़वा में संधि की। फरवरी में एक अनाहुत घटना में दिल्ली के मराठाओं के वकील महादेवराव हिंगणे मार दिए गए। इतिहास की ये घटित प्रसंग से इतिहास अनिभिज्ञ है। ये बात सामान्य लगती है, लेकिन 1743 के बाद निर्णायक विजयों के बजाय नाना ने जब भी उसको चांस मिला संधि कर ली। इसके पीछे की बदलती मानसिकता मित्रों हमें समझनी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। राज्य चलाने को पैसा अत्यावश्यक जरूर होता है, वो तो अत्यावश्यक घटक है, लेकिन वो पाने के चक्कर में पेशवा कहीं अपने लक्ष्य से जरा भटके नहीं थे? निश्चित भटके थे। 1 अगस्त 1745 को नाना अभियान समाप्त करके जब सातारा पहुंचे, तब शाहू बीमार था। बताना भूल गया कि इस दरमियान 19 जुलाई 1745, जस्ट नाना सातारा पहुंचने से 1 महीना पूर्व, 19 जुलाई 1745 को हमारे हिंदवी स्वराज्य की रीढ़ की हड्डी, परम आदरणीय पराक्रमी राणोजी शिंदे का सूजलपुर में निधन हुआ। मित्रों, ये स्वराज्य पे बहुत बड़ा आघात सिद्ध हुआ। ग्वालियर का कारोबार उसने अपने बड़े बेटे जयाप्पा को संभालने दिया। आज राणोजी के स्मारक को राणोगंज ये भी कहा जाता है। 1746 और 47 फिर एक बार सारे मराठा बस अपने घर पे ही बैठे रहे। कोई बड़ी मुहिम नहीं, कहीं अभियान नहीं, योजना नहीं, और दिल्ली के वर्चस्व की तो बात भी नहीं निकली है। कितनी दुर्भाग्य है। ये है वो बदलती मानसिकता। अर्थ से, पैसों से चंचू प्रवेश करने वाला ये आलस्य है, ये बेदरकार वृत्ति है, और लक्ष्य से हटी ये मानसिकता है। मित्रों, वंदे मातरम।